हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे पहले ईद की बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि ईद का दिन आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। ठीक है? देखिए, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए, उन वीडियोज़ के अंदर आपने एक चीज़ को समझा होगा कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ था कि सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साथ लॉबी करके इन्होंने बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को अप्लाई किया क्योंकि इनको गेम समझ में आ गई कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। बिटकॉइन के थ्रू पैसा कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे, 15 साल से एग्ज़िस्ट कर रहा है और बिटकॉइन एक डिजिटल कमोडिटी है, दुनिया की पहली डिजिटल कमोडिटी है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे के सारे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, बैंक्स हैं, ये कन्विंस हो चुके हैं कि बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे एंड इट्स अ ग्रेट मनी मेकिंग अपॉर्च्युनिटी। इट इज़ लाइक कि जब कभी गोल्ड पे ईटीएफ आया था, जब कभी स्टॉक्स आए थे, जब कभी बॉन्ड्स आए थे, अब उनको लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल वेव जो आने वाली है वो क्रिप्टो में है और उसमें बिटकॉइन इज बीइंग सीन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन के अंदर इसलिए इन्वेस्ट करेंगे कि यू नो दे विल ट्राई टू सी दे विल ट्राई टू पुट इन मनी इनटू बिटकॉइन बिकॉज़ कि उनको बिटकॉइन के अंदर एक हेज मिलता है। जितनी भी मनी प्रिंटिंग हो रही है, मनी डिवैल्यू हो रहा है, मनी डिबेस हो रहा है, हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बिटकॉइन यूज़ होगा। तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन को डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे। बिटकॉइन को वो ब्लैक रॉक जैसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बाय करना चाहेंगे, जैसे वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे। इसी का फायदा ब्लैक रॉक और फिडेलिटी उठा रहे हैं और उन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के पीछे लॉबी किया। यहाँ तक कि वो एसईसी को कोर्ट में घसीट के ले गए कि भैया हमें तो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ चाहिए। जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब किसी चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रेंथ है और इसके अंदर एक बहुत अच्छी पैसा बनाने की अपॉर्च्युनिटी है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले भी लॉबी करते आए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। अभी इन्होंने बिटकॉइन के लिए लॉबी किया, अब जो ये नेक्स्ट लॉबी करेंगे, वो करेंगे इथेरियम के लिए। क्योंकि इथेरियम के अंदर इनको एक बहुत बड़ी मैसिव अपॉर्च्युनिटी दिखने लग गई है और ब्लैक रॉक ने उसकी शुरुआत कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ईटीएफ ही होगा? नहीं, इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ तो वो अप्लाई कर ही रहे हैं और उनको ये भी पता है कि इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले हो जाए या हो सकता है कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ कभी अप्रूव हो ही ना, राइट? और ये भी हो सकता है कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन के ईटीएफ की तरह सक्सेसफुल ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। उनका जो इस टाइम पर्सपेक्टिव है वो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इस टाइम उनको इथेरियम के ऊपर एक मैसिव अपॉर्च्युनिटी दिखने लग गई है कि जहाँ से वो बहुत-बहुत तगड़ा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ब्लैक रॉक ने इथेरियम के ऊपर सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशनल फंड बना दिया। अब आप कहोगे कि इंस्टीट्यूशनल फंड क्या है? थोड़ा-सा इस बारे में बताइए। ब्लैक रॉक ने इथेरियम के ऊपर बिडल करके एक फंड क्रिएट कर दिया है, राइट? और ये जो फंड है, ये दुनिया का पहला ऐसा फंड है जो कि ट्रेजरीज जो हैं उनको टोकेनाइज करके आप ट्रेजरीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि ब्लैक रॉक ने क्या करा। ब्लैक रॉक ने कहा कि एक फंड क्रिएट कर दिया और उस फंड के अंदर बोला कि आप इसमें इस फंड के शेयर्स खरीद सकते हो। तो बेसिकली एक तरीके का जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं उस फंड के अंदर और फिर सारे लोगों को एक एनएवी एलोकेट हो जाता है, एक शेयर एक तरीके से एलोकेट हो जाता है उस फंड का। जिसने जितना पैसा डाला उसको उतना शेयर मिल जाता है। तो ब्लैक रॉक ने क्या करा, एक अ, एक फंड क्रिएट करा इथेरियम के ऊपर। इथेरियम के ऊपर उसने इंस्टीट्यूशंस को पहले अलाउ किया कि भैया आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसने एक कैपिंग डाल दी कि भाई मिनिमम 5 मिलियन यूएस डॉलर से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इस फंड के अंदर। 5 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी मिनिमम उसने कैपिंग लगा दी। अब काफ़ी सारे लोगों ने उस फंड के अंदर पैसा डाल दिया। अब इस ये फंड इन्वेस्ट कहाँ पे होगा? ये जो फंड है, ये इन्वेस्ट होगा यूएस की ट्रेज़रीज़ में। राइट? जो यूएस की जो ट्रेजरीज क्या होती है, जो यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं, राइट? जो बॉन्ड्स जो कि रिस्क फ्री बॉन्ड्स माने जाते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जिस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है यूएस के अंदर, जिनको ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, तो लोग कहते हैं रिस्क फ्री, जीरो रिस्क वाले जो ये बॉन्ड्स होते हैं, यूएस की ट्रेजरी या यील्ड जनरेट होती है यहाँ से, राइट? जो भी 2-3% 4%, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये जो ब्लैक रॉक है, ये फंड आपने दिया, राइट? ब्लैक रॉक ने इसे इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय किया। जब लोगों ने फंड दिया तो ब्लैक रॉक ने उस फंड के जो शेयर हैं वो टोकेनाइज्ड
फॉर्म में, राइट, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सपोज आपने ब्लैक रॉक को पैसे दिए 5 मिलियन US डॉलर, तो ब्लैक रॉक ने आपको टोकन दे दिए, मतलब उस फंड का जो शेयर है वो टोकनाइज फॉर्म में दे दिया। अब वो जो फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा? वो यूएस की ट्रेजरीज में इन्वेस्ट होगा। समझ आ गई? अब सपोज करिए कि आपके पास वो जो फंड है, राइट, वो जो शेयर है, अब आप उस शेयर को कल को बेचना चाहते हो कि यार मुझे, ठीक है, आज मैंने खरीदा था और मैं कल बेचना चाहता हूँ या मैं 10 दिन बाद बेचना चाहता हूँ। तो आप वो क्या करोगे, वो जो शेयर है उसको आप इथेरियम के ऊपर यूएसडीसी से स्वैप कर सकते हो। तो आप वो जो शेयर है, वो जो टोकन है, उसको आप सर्कल को भेजोगे, यूएसडीसी सर्कल को भेजोगे और सर्कल आपको यूएसडीसी दे देगा। तो आप सोचिए कि पहली बार एक फंड जो कि यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करता है, आपको उस फंड का शेयर मिला, टोकन मिला और वो टोकन आप यूएसडीसी से, जो कि स्टेबल कॉइन है, उससे स्वैप कर सकते हो। समझ समझ में आ रही है कोई बात? और जब आप ऑब्वियसली ये फंड अभी बहुत छोटा-सा है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि यूएस ट्रेजरीज़ का जो साइज़ है, वो 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ ट्रेजरीज है, राइट, जो इन्वेस्टेड है यूएस ट्रेजरीज में। सपोज करिए कि ये 27 ट्रिलियन जो है, ये इसका साइज है, अगर सोचिए कि इसका 10% भी अगले कुछ सालों में, मतलब 2.7 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है, जो यूएस ट्रेजरी है, अगर वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आता है, राइट, और वहां पे आप इंस्टेंटली रियल टाइम में आप उस शेयर को स्वैप कर सकते हो यूएसडीसी से, तो आप ये सोचो कि इथेरियम के ऊपर अगर 2.5-3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर फंड आ गया, जो कि अभी ब्लैक रॉक ने करा है, कल को फिडेलिटी और ऐसी सारी कंपनीज अगर कूद गई और ये ट्रिलियंस में अगर इथेरियम के ऊपर अगर ये फंड्स क्रिएट होने लगे और वो यूएसडीसी से रियल टाइम में स्वैप होने लगे, इंस्टेंटली सेटल होने लगे, तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में बॉन्ड्स को बेचना, खरीदना तो डिफिकल्ट है ही, यूएस के बॉन्ड्स को, प्लस उनकी जो फाइनल जो सेटलमेंट है, और उसमें बहुत वक्त लगता है, वो बहुत कम्बरसम और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आप रियल टाइम में उस फंड को जब टोकनाइज फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो लोग उस टोकन को इंस्टेंटली यूएसडीसी से स्वैप कर सकते हैं और उसको इंस्टेंटली रियल टाइम में फाइनल सेटलमेंट हो सकती है, राइट, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में पॉसिबल नहीं है। सोचिए 27 ट्रिलियन का 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन अगर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आ गया अगले कुछ सालों में, राइट, और अगर वहां पे इंस्टेंटली वहां पे वो स्वैप होने लगा यूएसडीसी से, तो आप समझ सकते हो कि यूएसडीसी एज अ स्टेबल कॉइन विल ग्रो मैसिव इन साइज, राइट, ऑन टॉप ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन। एंड जो ट्रेजरीज हैं ट्रिलियंस में, वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे फंड्स बिल्ट अप हो गए, एंड इथेरियम एज अ ब्लॉकचेन विल बी लाइक अ इंटरनेट फॉर और अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द बिग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि इथेरियम के बारे में हमने पहले भी आपको बोला था कि इथेरियम इज द मोस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, आफ्टर बिटकॉइन इज अ डिफरेंट गेम, बट प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन में अगर कोई सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, सबसे ज्यादा यू नो सिक्योर है आउट ऑफ ऑल दी एल वंस, वो इथेरियम है। एंड इथेरियम, हमने पहले भी कहा था कि इट विल बी अ गो टू चॉइस फॉर ऑल दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब बात ट्रिलियंस में यूज करने की आएगी, डीफाई की आएगी, जिसमें ट्रिलियंस में बात जब आएगी, तो वो इथेरियम इज गोइंग टू बी द गो टू चॉइस, और वो होता हुआ दिख रहा है। तो इससे क्या होगा भाई, इथेरियम एज अ, अब इथेरियम को क्या फायदा होगा भाई, इथेरियम एज अ चेन विल बी यूज्ड अ लॉट इन फ्यूचर। लाइक इथेरियम की जान क्या है, इथेरियम को जब आप यूज करते हो तो उसके ईथर जो है, राइट, जो टोकन है, वो यूटिलिटी टोकन जो है वो यूज होता है जब आपको ब्लॉकचेन यूज करनी होती है। तो एवरी टाइम व्हेन इट इज गेटिंग स्वैप्ड, एवरी टाइम व्हेन when some transaction is happening, every time when the fund is getting deployed or some action is happening, to use that blockchain, ether will be used, राइट। दुनिया भर के जो बैंक्स है, अभी तो ये सिर्फ यूएस है, बट बाकी कंट्रीज के भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर अपने जो ट्रेजरीज है उसको अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ले आते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि इथेरियम एज अ ब्लॉकचेन विल ग्रो इन साइज। अगर मैं इसको थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे मैं आर्टिकल्स भी शेयर करके दिखा देता हूँ फटाफट। ये मैंने आपको दिखाया
कि किस तरीके से बिटकॉइन को पहले यूज़ करा, बाकी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। आज की डेट में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का $200 बिलियन यूएस का वॉल्यूम हो चुका है 3 महीने में, राइट? अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करूँ तो सिर्फ ब्लैक रॉक के पास 2,70,000 बिटकॉइन हो चुके हैं। तो पहले तो इन्होंने बिटकॉइन को कायदे से मतलब बढ़िया तरीके से यूज़ में लिया, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का। और अब क्या कर रहे हैं ये बिडल फंड, जिसमें सोचिए 20 मार्च को लॉन्च हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर $245 मिलियन यूएस डॉलर इस फंड के अंदर आ चुके थे, राइट? और अब ये फंड बहुत बड़ा फंड हो चुका होगा। इसमें सिर्फ 5 बिलियन यूएस डॉलर से स्टार्टिंग करी थी। और सबसे बड़ी बात, सर्कल ने यूएसडीसी ट्रांसफर अलाउ कर दिया ब्लैक रॉक के पहले टोकेनाइज्ड जो फंड है, राइट? तो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट है। सर्कल अनाउंसेस यूएसडीसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर बाय ब्लैक रॉक्स बिडल फंड इन्वेस्टर। मतलब कि जो बिडल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जो उस फंड का जो शेयर है, जो कि टोकेनाइज्ड फॉर्म में है, उसको वो यूएसडीसी से स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे इनके जो फाउंडर हैं बैंकलेस के, उसने बोला कि भाई अगर ये ऐसा हो रहा है तो 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वर्थ ऑफ ट्रेजरीज है, जो कि डिप्लॉय हो सकती हैं इस पे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इथेरियम यूएस के अंदर कहीं न कहीं ये लॉबी बनती दिख रही है कि इथेरियम इज़ गोइंग टू बी द चेन जिसके ऊपर प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स, जो कि प्राइवेट इन द सेंस के पीछे यूएसडीसी, यूएसडीटी, यूएस माइट नेवर कम अप विद देयर ओन सीबीडीसी। जो ये एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन्स है, यही उनके सबसे बड़े-बड़े जो स्टेबल कॉइन्स हैं, ये सारे इथेरियम पे डिप्लॉय होके बड़े-बड़ी ये एंटिटीज़ बन जाएँगी, यूएसडीसी और यूएसडीटी। और पूरी दुनिया हो सकता है कि अपनी ट्रेजरीज़ को डिप्लॉय करके जो इन स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, जैसे आज यूएस डॉलर को यूज़ करते हैं, तो वो चेन पे वो यूएसडीटी और यूएसडीसी को यूज़ करेंगे। तो प्रोबब्ली ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। एंड 110% ये दिख रहा है कि इथेरियम में स्पॉट ईटीएफ की जगह इथेरियम को यूज़ करने में अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ये एक गेम बनती हुई दिख रही है, तभी इसीलिए इथेरियम को लेके बहुत ज़्यादा बुलिशनेस साउंड हो रही है, क्योंकि अब ब्लैक रॉक ने स्पॉट ईटीएफ करके दिखाया, और अब ब्लैक रॉक ही इथेरियम के ऊपर फंड डिप्लॉय करके दिखा रहा है कि कैसे वो इस फंड को ट्रिलियंस में ले जाएगा, राइट? जस्ट बाय यूजिंग इथेरियम। और ये अब होता हुआ दिख रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बुलिश न्यूज़ है इथेरियम के लिए। क्रिप्टो बहुत बड़ा होता जा रहा है। बाय द वे, साउथ कोरिया के अंदर इलेक्शन जीत गया जो वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ कमिटमेंट्स की थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कमिटमेंट्स में इसने ये बोला था, जो ऑपोजिशन था, उसने बोला था कि टैक्सेस को डेफर कर देंगे कुछ सालों के लिए, राइट? ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। और टैक्सेस जो हैं वो बहुत, कोई पैसा बना रहा है उसी पे लगाएँगे। नॉर्मल जो रिटेलर है, जो छोटा रिटेलर है, उस पे टैक्सेस नहीं लगाएँगे, ये कमिटमेंट थी। आईसीओज़ अलाउ करेंगे, और जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है यूएस का, उसमें इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे। ये इनकी कमिटमेंट्स थी, और ऑपोजिशन पार्टी जीत गई है, राइट? तो ऑपोजिशन पार्टी का रोल ये होना चाहिए, राइट, कि इंडस्ट्री वाइज़ उनकी पकड़ होनी चाहिए कि और कौन-सी इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स हैं, कौन-सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसके उसके बारे में बात करनी चाहिए। प्रोबब्ली साउथ कोरिया एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि ऑपोज़िशन पार्टीज़ को मैनिफेस्टोज़ में अ, उस इंडस्ट्री को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, या उस इंडस्ट्री से फ़ायदा हो सकता है, या क्या उसके चैलेंजेज़ हैं। बट आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा ना एक आउटरीच की ज़रूरत है कि वो उस इंडस्ट्री के लोगों से मिले। बट इंडिया में अभी तक देखा कि ऑपोज़िशन पार्टी ने भी कभी अप्रोच नहीं किया इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? राइट, तो एल साल्वाडोर के अंदर धमकी चल रही भाई, वहाँ पे ना 1.4 बिलियन यूएस डॉलर देने थे आईएमएफ ने। उसने बोला कि मैं एल साल्वाडोर को बोला कि मैं तब दूँगा, तुम बिटकॉइन लॉ को चेंज कर दो। एल साल्वाडोर ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारे 1.4 बिलियन यूएस डॉलर। तो आईएमएफ ने बोला अच्छा चलो 15 अप्रैल को बैठते हैं। तो दैट इज़ द पावर ऑफ बिटकॉइन। एंड कुडोज़ टू नायब बुकेले, जो कि एल साल्वाडोर के प्रेज़िडेंट हैं। 7 दिन बचे हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में, यकीन नहीं हो रहा है। ओनली 7 डेज़, 7 डेज़ कुछ नहीं होते हैं यार, 7 दिन बचे हैं। मतलब बिटफिनिक्स का ये कहना है कि अगले आफ्टर halving Bitcoin can go to somewhere between 1,50,000 to 1,70,000 यूएस डॉलर, ठीक है? तो ये था यार इथेरियम को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब इथेरियम को लेके ब्लैक रॉक और जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या प्लानिंग चल रही है।
दे आर नॉट लुकिंग फॉर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ, वो तो कह रहे हैं ठीक है होता रहेगा, होगा नहीं होगा। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी बाय यूजिंग इथेरियम। गेटिंग इट? फंड्स डिप्लॉय हो रहे हैं, और ये फंड्स जब डिप्लॉय होंगे, 27 ट्रिलियन की मार्केट है, राइट? अगर हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की सिर्फ गोल्ड की मार्केट देखें तो 12 ट्रिलियन है, और जो इन्वेस्टेबल मनी है वो 950 ट्रिलियन है, राइट? और यहाँ इथेरियम पे यूएस ट्रेजरी को सिर्फ वो ले आएंगे टोकेनाइज फॉर्म में, तो 27 ट्रिलियन अगर में से 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, या मैं कह रहा हूँ 3 ट्रिलियन भी अगर इथेरियम के ऊपर आ गया, राइट, ब्लैक रॉक ले आया, तो सोचिए इथेरियम का क्या होगा, right? Getting my point? So try to understand that why they are not going to smaller chains or not so secure chains, right? Why they are not going to other chains, BlackRock? Why उसने दूसरा क्यों नहीं ऑप्ट किया? क्योंकि हमेशा याद रखिए, चेन लॉन्ग टर्म में वही सर्वाइव करेगी जो डिसेंट्रलाइज है और सिक्योर है, राइट? स्केलेबिलिटी भी एक मैटर करेगा, बट डिफरेंट चेन्स, जैसे मैंने हमेशा बोला कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉब्ली इथेरियम इज गोइंग टू बी द नंबर वन चेन, बिकॉज ट्रिलियंस में, भाई ट्रिलियंस में बात हो रही है फंड्स डिप्लॉय करने की, तो दे लव टू हैव दैट सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, और वो इसीलिए इथेरियम की गो टू चॉइस होगी, एंड प्रॉब्ली फॉर मीम कॉइंस एंड अदर एनएफटीज एंड अदर स्टफ, अदर चेन्स कैन कम इनटू यूज। ठीक है? ओह, कैसा लगा आज का वीडियो भाई? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? वंस अगेन ईद मुबारक, और चैनल को लाइक करना। पहली बार आए तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।